हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम जानते हैं लास्ट वीडियो में हमने देखा था महमूद गजनवी के बारे में, जो कि पहला तुर्किश इन्वेडर या पहला तुर्की से आने वाला आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके लूटपाट की। तो इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में, जो कि दूसरा तुर्किश इन्वेडर या दूसरा तुर्क से आने वाला आक्रमणकारी हुआ। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मोहम्मद गोरी को भारत आने की ज़रूरत क्या हुई। तो इसके पहले जब महमूद गजनवी भारत आए तो हमें पता है उसके भारत में आने के दो रीज़न थे। एक, उसके पिता की हत्या का बदला लेना, जो कि पिता की उसकी हत्या कर दी गई थी, उसका बदला लेना, और दूसरा भारत से बुद्ध परस्ती या फिर मूर्ति पूजा को नष्ट करना। ये दो उसके उद्देश्य थे। हमने देखा था पिछले वीडियो में, ठीक है। जिसने नहीं देखा है ये वाला वीडियो देखें और फिर ये देखें मोहम्मद गोरी के बारे में। तो मोहम्मद गोरी को भारत आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है। इसे पता है इसके पहले कौन आया था, महमूद गजनवी, जो कि भारत आया और उसने लूटपाट की, आक्रमण की और अपने साथ बहुत सारा सोना भी ले गया। तो इसका मेन मकसद जो था वो भारत में लूटपाट करना ही इसका एकमात्र जो है उद्देश्य। और दूसरा एक और इसका उद्देश्य था, जो कि था भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना करना या फिर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो देखेंगे सबसे पहले हम मोहम्मद गोरी कहाँ से आया था। तो हमें पता है गजनी, जहाँ से हमारा महमूद गजनवी आया था, वही गजनी से, जो कि कहाँ थी, तुर्कमेनिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में गजनी से आया था। जब मोहम्मद गोरी गजनी से आया तो उस टाइम पर जहाँ पर जो वंश चल रहा था वो था गौर वंश। मीन्स ये किस वंश से आया था, किस वंश का था? गौर वंश का शासक था। और ये कौन था? एक संशवानी तुर्क हुआ करता था। और हमें पता है इसके पहले जब महमूद गजनवी आया था तो यहीं पर गजनी में कौन सा वंश चल रहा था? यहाँ पर यामिनी वंश या फिर गजनी वंश। बट जब मोहम्मद गोरी भारत में आता है तो उस टाइम पे गौर वंश का शासन चल रहा था, मीन्स ये गौर वंश का था। इसका टाइम पीरियड देखते हम 1175 में ये एंट्री करेगा इंडिया में और 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1175 से 1206 तक का जो टाइम पीरियड है वो हमें जो है मोहम्मद गोरी के बारे में बताया, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले 1175 ईस्वी में ये भारत में एंट्री करता है 1175 में। और ये कहाँ पर एंट्री करता है भारत में? मुल्तान, ठीक है। मुल्तान जो कि करेंट में पाकिस्तान के पास है, पहले सिंध में हुआ करती थी, जो कि भारत में ही आता था, बट करेंटली मुल्तान इज़ इन पाकिस्तान। तो ये मुल्तान से आता है, मुल्तान पर आक्रमण करता है। और मुल्तान पर ये किस पर आक्रमण करता है? मुस्लिमों पर। और ये मुस्लिम जो होते हैं वो कौन सी करमाथी जाति के मुसलमान होते हैं, उन पर ये आक्रमण करता है और इसके बाद ये वापस लौट जाता है। इसके बाद ये फिर आएगा और ये फिर कब आता है? 1178 में। और अब जब ये 1178 में आता है तो ये आक्रमण करने वाला है, या ये आक्रमण करेगा कहाँ पर? गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने की मंशा से ये भारत में आता है। और जब ये गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के लिए आता है तो हमें पता होना चाहिए उस समय गुजरात में कौन सा वंश था। उस समय गुजरात जो है उसमें कौन राजा था? वहाँ का राजा था भीम द्वितीय, ठीक है। कौन था वहाँ का राजा? भीम द्वितीय। और हमें पता है जब महमूद गजनवी भारत आया था तब गुजरात में किसका शासन हुआ करता था? भीम प्रथम का, है ना।
अब जब मोहम्मद गौरी भारत आता है तो कौन है? भीम द्वितीय का, जिसे मूलराज द्वितीय भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मूलराज द्वितीय। बट होता क्या है कि जैसे ही ये आता है 1178 पर गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के लिए, तो उसके पहले ही ये जो भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय, इसको पहले ही ये इस पर आक्रमण कर देता है और इसका पीछा करता है। तो ये भागता हुआ वापस जाता है ना। तो राजस्थान में माउंट आबू है। ठीक है, राजस्थान में माउंट आबू पे जैसे ही पहुंचता है ये, तो माउंट आबू पे पहुंचकर मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय जो है मोहम्मद गौरी को परास्त कर देता है या हरा देता है। ठीक है, ये भाग जाता है और ये भागकर पहुंचता है 1192 में, जबकि ये क्या करता है 1192 पर सिंध और कश्मीर, ठीक है, यहाँ पर आक्रमण करता है और यहाँ पर सक्सेसफुली आक्रमण करके यहाँ पर ये शासन करने लगता है, सिंध और कश्मीर पर अपना अधिकार जता लेता है। तो 1192 में जब ये सिंध और कश्मीर पर राज कर रहा था, तब हम देखेंगे हमारे उत्तर भारत में क्या हो रहा था। तो उसी टाइम समकालीन उत्तर भारत में एक और वंश था। ठीक है, उत्तर भारत में कौन सा वंश था? कहाँ कहाँ पर? हमारा दिल्ली, अजमेर है ना, दिल्ली, अजमेर और सांभर भी है राजस्थान का। दिल्ली, अजमेर, यहाँ पर एक वंश चलता था जो कि था चौहान वंश। चौहान वंश, और इसी चौहान वंश का महान प्रतापी राजा हुआ करता था कौन? सभी को पता है कौन था वो चौहान वंश का प्रतापी राजा? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। तो हमने क्या देखा, जब ये 1192 पर सिंध और कश्मीर पर अधिकार कर लेता है, तब उसी टाइम में, उसी समकालीन में उत्तर भारत में दिल्ली और अजमेर पर एक वंश जो कि चौहान वंश था, चौहान वंश का राज था। और चौहान वंश का प्रतापी राजा कौन हुआ करता था? पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान का हमें पता है एक दरबारी कवि हुआ करता था जो कि कौन था? चंद-बरदाई। चंद-बरदाई। तो चंद-बरदाई के अकॉर्डिंग मोहम्मद गौरी बार बार आक्रमण किया करता था पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, और पृथ्वीराज चौहान उसे हर बार हरा दिया करता था, और मोहम्मद गौरी बार बार उससे माफ़ी मांग लिया करता था और चंद-बरदाई उसे छोड़ दिया जाता था। ऐसा चंद-बरदाई के अकॉर्डिंग पृथ्वीराज रासो जो है उसमें उसने लिखा हुआ है। तो ऐसा ही पृथ्वीराज रासो में चंद-बरदाई के अकॉर्डिंग चंद-बरदाई बताता है कि ऐसा 16 बार होता है जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है और पृथ्वीराज चौहान उसे माफ़ कर देता है, क्योंकि वो हर बार माफ़ी मांग लेता है उससे। ऐसा ही होता है। और 17वीं बार जब ये आक्रमण करता है, ठीक है, तो वो कब का टाइम पीरियड है? 1191। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहुत प्रसिद्ध युद्ध होता है जो कि युद्ध कहलाता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन फर्स्ट बैटल या तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, जो कि किस किस के बीच में हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है। और हमें पता है, हमने स्कूल में ही पढ़ा है कई बार, कि इस युद्ध में कौन जीतने वाला है? पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो मोहम्मद गौरी को हरा देता है और मोहम्मद गौरी को हराकर इसे कैद कर लेता है। बट होता क्या है, ये अपनी माँ के कहने पर, पृथ्वीराज चौहान की माँ के कहने पर इसे छोड़ देता है और ये यहाँ से वापस भाग जाता है ना। फिर इसी समकालीन में हम देखेंगे कि हमारे कन्नौज, ठीक है, कन्नौज में एक वंश हुआ करता था
जो कि वंश था गढ़वाल वंश, गढ़वाल वंश। और इस गढ़वाल वंश का राजा हुआ करता था जो कि इतिहास में बहुत फेमस है, जिसका नाम है राजा जयचंद। और इसी जयचंद की एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम है क्या, संयोगिता। ठीक है, संयोगिता, संयोगिता। तो जिस टाइम पे 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान द्वारा हराया जाता है और ये युद्ध में हरा कर इसे कैद कर लेता है, परंतु इसकी माँ के कहने पर इसे छोड़ देता है और ये यहाँ से भाग जाता है। उसी टाइम पर हमारे कन्नौज में एक वंश हुआ करता था जो कि था गढ़वाल वंश, और इस वंश का राजा हुआ करता था जयचंद। जयचंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। ठीक है ना। कहा जाता है कि तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराने के बाद पृथ्वीराज चौहान इसी संयोगिता से प्रेम प्रसंग में लग जाता है ना। संयोगिता से प्रेम प्रसंग में लग जाता है और उधर दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी इस पर दोबारा आक्रमण करने की योजना बनाता है। तो एक बार होता क्या है कि राजा जयचंद अपनी लड़की संयोगिता के लिए स्वयंवर आयोजित करते हैं, जिसमें बहुत सारे महान प्रतापी राजाओं को बुलाते हैं आसपास के। सिर्फ एक ही जन को नहीं बुलाते, वो होती है पृथ्वीराज चौहान को। और पृथ्वीराज चौहान को ये बात पसंद नहीं आती। तो जब संयोगिता का स्वयंवर होता रहता है उसी टाइम पर ये पृथ्वीराज चौहान पहुंचता है और संयोगिता को अगवा करके घोड़े पे ले जाकर अगवा कर लेता है और इससे विवाह कर लेता है। इसी बात से जयचंद जो है उससे गुस्सा हो जाता है और जायज़ है कि ये बदला लेना चाहेगा इसकी बेइज्जती का। तो यहाँ पर ये बात हमारे मोहम्मद गोरी को भी पता रहती है। तो मोहम्मद गोरी और जयचंद ये दोनों मिल जाते हैं आपस में, और मोहम्मद गोरी फिर 1192 ईस्वी में 1192, ठीक है, 1192 में क्या करता है, फिर से आक्रमण करता है मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान पर। और यहीं पे होता है तराइन का द्वितीय युद्ध या सेकंड बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। और इस बार जब दोनों के बीच में युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, तो इस बार होता है उल्टा। ठीक है ना। इस बार क्या हो जाता है कि इस बार जीत जाता है मोहम्मद गोरी। क्यों? क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए। जायज़ है, जयचंद इसकी मदद करता है और जयचंद की मदद से यह हरा देता है 1192 में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को। और 1192 में से हराने के बाद इसकी हत्या कर देता है। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू चंदवरदाई के हिसाब से चंदवरदाई क्या कहता है कि ये इसकी हत्या नहीं करता। हाँ, चंदवरदाई ये बोलता है कि ये सच है कि 1192 के युद्ध में तराइन के सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान हारता जरूर है मोहम्मद गोरी से, पर उसकी हत्या नहीं करता। क्या करता है, इसे अपने साथ ले जाता है, ये गजनी मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को, उसको करवा देता अंधा। ठीक है, और अंधा करवाने के बाद इसे और चंदवरदाई दोनों को मीन्स गजनी ले जाता है। तो गजनी में एक बार क्या होता है, खेलों का आयोजन होता है। तो उसी खेलों के आयोजन के में चंदवरदाई भी होता है। तो ये चंदवरदाई कहता है मोहम्मद गोरी से कि मेरे जो पृथ्वीराज चौहान है उन्हें एक ऐसी कला आती है कि ये बिगर देखे, है ना, सिर्फ शब्दों के प्रयोग से ही सामने वाले को की हत्या कर सकते हैं, सामने वाले पर निशाना लगा के ढेर कर सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी इस बात पे विश्वास नहीं करता। तो चंद्रवरदाई जो है उससे शर्त लगाता है कि आप मेरी शर्त लगाइए, आप पृथ्वीराज चौहान के दोनों हाथ खोल दीजिए और उसके हाथ में धनुष दे दीजिए। और शर्त जैसे ही लगाता है तो मोहम्मद गोरी राजी हो जाता है और मोहम्मद गोरी उसकी बात मानकर उसके हाथ में धनुष दे देता है। और जैसे ही चंद्रवरदाई कहता है, चंद्रवरदाई फिर पृथ्वीराज चौहान के पास जाता है और पृथ्वीराज चौहान से कहता है कि आपके पास
आपकी 4 उंगली और 1 अंगूठा इस बात का प्रमाण है कि आपके हाथ से छूटा हुआ बाण जो है यदि निकला तो ये बात पक्की है कि आपका बाण चूकने वाला नहीं है। और पृथ्वीराज चौहान आप ढेर कर देंगे किसे, मोहम्मद गोरी को, तो चूको मत। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को आती थी शब्द भेदी कला, शब्द भेदी बाण कला जो है वो उसे आती थी। और एक दोहे के थ्रू है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो जैसे ही चंद मोहम्मद गोरी से कहता है कि इसको इजाज़त दी जाए तीर चलाने की, तो जैसे ही मोहम्मद गोरी इजाज़त देता है अपनी आवाज़ से इसको तीर चलाने की, तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो जैसे ही इसकी आवाज़ सुनता है और आवाज़ सुन के तीर चलाता है तो वो सीधा जाके लगता है मोहम्मद गोरी के सीने पर और मोहम्मद गोरी वहीं पर ढेर हो जाता है। तो ये तो चंद बरदाई के अकॉर्डिंग है, पृथ्वीराज रासों में बताया उसने। और आप कई जगह पढ़ेंगे तो ये भी मिलेगा जो मैंने आपको बताया, और कई जगह आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन या इतिहासकारों के हिसाब से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में सिर्फ 2 ही युद्ध हुए, एक तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी मार देता है ना। तो बट अकॉर्डिंग टू चंद्र बरदाई इसके साथ इसके 16 बार आक्रमण होते हैं। 17वीं बार में जो आक्रमण होता है वो तराइन का पहला युद्ध और उसके बाद में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तो ठीक है, इस हिसाब से हमने अभी तक देखा कि 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। और इसके बाद अब हम आगे और कुछ पॉइंट देखेंगे, है ना। तो 1192 में ही जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, मोहम्मद गोरी जीत जाता है, तो ये 1192 में भारत में स्थापना करता है मुस्लिम राज की या मुस्लिम शासन की, है ना, या मुस्लिम वंश की। ये क्या करने वाला है, स्थापना करने वाला है 1192 में। और 1192 में ये आगे देखेंगे इसके बाद क्या होता है। 1192 के आसपास, हाँ 1192 में ही, है ना, 1192 में भारत में आगमन होता है एक सूफी संत जो कि है ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती का हम सभी को पता है कि अजमेर में जो दरगाह है, जिसे दरगाह शरीफ बोलते हैं, वो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की ही दरगाह है, जो कि 1192 में भारत आते हैं, है ना। जो और कहाँ पर, अजमेर में ही यहाँ रहते हैं और भारत में ही रहते हैं, और यहीं पे भारत में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1192 में हमें ध्यान रखना है कि ये मुस्लिम वंश की स्थापना भी करता है ना। और ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती का आगमन भी 1192 में ही चालू होता है। 1193 में देखेंगे, 1193 में क्या होता है, 1193, ठीक है, 1193 में एक और प्रसिद्ध युद्ध होता है ना, जो कि है हमारा मोहम्मद गोरी के साथ में राजा जयचंद का। ठीक है, सीधी सी बात है, क्योंकि जयचंद को ये छोड़ने वाला तो है नहीं ना, क्योंकि ना तो ये रिलेटिव थे ना कुछ थे, तो इस वजह से अगला युद्ध 1193 में होता है जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसे जाना जाता है 1193 में युद्ध होता है। ठीक है, और इस युद्ध में सीधी सी बात है हारने वाला है जयचंद, और जयचंद को हारता है और जयचंद को मारा जाता है। और ये युद्ध क्या कहलाता है, चंदावर का युद्ध 1193 में होता है मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच में, जिसमें मोहम्मद गोरी राजा जयचंद को हराकर और उसकी हत्या कर देता है। तो ये सारे मोस्ट IMP सारे फैक्ट हमने देखे मोहम्मद गोरी के बारे में, उसकी शुरू से लेके भारत में आने से लेकर इसने भारत में क्या क्या किया, सारी चीज़ें। और 1193 में चंदावर का युद्ध होने के बाद 1194 में जो है मोहम्मद गोरी 1194 में वापस लौट जाता है, कहाँ पर, तुर्की गजनी, है ना। और किसको सौंप जाता है, मोहम्मद गोरी जो है
कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी कमान दे जाता है कि आगे भारत में जैसे हम मुस्लिम वंश की स्थापना होगी, हम देखेंगे, जो कि गुलाम वंश होगा, दिल्ली सल्तनत के अंदर आएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को 1194 में मोहम्मद गोरी कहता है कि हम भारत में जिस काम के लिए आए थे, भारत में मुस्लिम स्थापना करना, जो कि ये कर देता है 1192 में, और आगे और इसी बेस पर काम करना। तो 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक को ये सौंप कर सत्ता और वापस लौट जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही क्यों सौंपता है? क्योंकि इसी की सेना में कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो ये चंदावर का युद्ध होता है 1193 में, इस युद्ध में राजा जयचंद को हराने में इसकी बहुत मदद करता है, और इसी से ये खुश हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी, और इसको अपनी सेना का सेनापति बनाता है, और 1194 में इसको सत्ता सौंप के, है ना, और वापस हमारा निकल जाता है तुर्कमेनिस्तान। अब 1205 में एक बार और ये रिटर्न होगा, ठीक है, 1205 में ये रिटर्न होगा, 1 साल लगभग भारत में रुकता है, और फिर ये लौट जाता है। और 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है लौटते ही, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान वापस जाता है, और 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद का जो पीरियड स्टार्ट होगा वो होगा गुलाम वंश का। ये गुलाम वंश की स्थापना करेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, और फिर दिल्ली सल्तनत होगी, जिसमें 322-23 साल पूरा हमारा दिल्ली सल्तनत देखेंगे हम आगे, जिसमें 5 वंश दिल्ली सल्तनत पे शासन करते हैं। तो आज हमने मोहम्मद गोरी के बारे में फैक्ट्स देखे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखें, मूलराज द्वितीय जो था वो किस वंश का था? चालुक्य डायनेस्टी या चालुक्य वंश का। और जब महमूद गजनवी भारत आया था तब यहाँ भीम प्रथम था, मैंने बताया था, तो वहाँ पर भी आप देखना, शायद चालुक्य वंश मैंने बताया था कि नहीं।